लोकतंत्र के महापर्व का आज चौथा दिन है। वोटिंग लगातार जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। इंडिया वॉइस आपको महा कवरेज लगातार दिखा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। स्वाति मालीवाल बोल रही हूं करके एक फोन कॉल आता है। दिल्ली सीएम हाउस में मेरे साथ मारपीट हुई है। दिल्ली पुलिस को यह फोन कॉल आया। जांच के लिए जब दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंची तो फिर वहां स्वाति मालीवाल नहीं मिली। सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को फोन कॉल आया। दिल्ली पुलिस पीसीआर को सीएम हाउस से यह फोन कॉल की गई थी। सीएम हाउस में मारपीट का दावा किया गया। कॉलर ने अपना नाम स्वाति मालीवाल बताया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली पुलिस की पीसीआर को एक कॉल आती है। इस दौरान कॉल में जो कॉलर है वो बोलती है कि मैं स्वाति मालीवाल बात कर रही हूं और दिल्ली सीएम हाउस से मैं मौजूद हूं और वहां मेरे साथ मारपीट हुई है। राज्यसभा की सांसद महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि यह खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है। तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है। हम लोग सब उनके साथ हैं और इस मामले में उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसको लेकर मेरी सहयोगी प्रियंका मिश्रा न्यूज रूम से जुड़ गई है। प्रियंका, अगर बात की जाए क्या कुछ ये पूरा मामला है स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ? रिया, तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस को सुबह 9 बजे पीसीआर में एक कॉल रिसीव होती है जिसमें ये कहा जाता है कि मैं स्वाति मालीवाल बोली हूँ। हालांकि इस खबर को लेकर पूरी तरह से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से इस खबर की बात करें तो जानकारी ये है कि सीएम हाउस से दिल्ली पीसीआर को कॉल की जाती है और मदद मांगी जाती है। हालांकि पुलिस ने जब इस पर एक्शन लिया और सीएम हाउस पहुंची तो वहां पर स्वाति मालीवाल नहीं मिली थी, लेकिन जो खबर है वो ये है कि दिल्ली सीएम के पीएस विभव कुमार के द्वारा स्वाति मालीवाल से मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो स्वाति मालीवाल के साथ हैं, लेकिन इस पूरे मामले में खबर को लेकर जानकारी तो मिल रही है पर पुष्टि अभी किसी भी तौर से नहीं हुई है, किसी भी एंड से पुष्टि नहीं की गई है, ना तो स्वाति मालीवाल की तरफ से, ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से और ना दिल्ली पुलिस की तरफ से। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। कितना सच है और कितनी सच्चाई है इस खबर में, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। इंतजार इस बात का करना होगा या तो दिल्ली पुलिस इसको लेकर अपनी तरफ से कोई वक्तव्य या प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रेस नोट जारी करे। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक अभी तक बयान दिया गया है, ना ही स्वाति मालीवाल की एंड से कुछ आया है, ना ही अरविंद केजरीवाल के पीए की तरफ से कुछ आया है, और ना ही बस ये है कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर ये है रिया कि इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये खबर जिस भी सोर्स से निकलकर सामने आई है और जिस सोर्स में ये दावा किया गया है कि दिल्ली सीएम के घर में इस तरह की घटना होती है और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर जिस तरह से मारपीट का आरोप लगाया गया, ये बड़ी खबर है। और राजनीतिक गलियारों में जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं राजनीति में नैतिकता से लेकर मर्यादा और तमाम चीजें टूटती हुई नजर आती। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये खबर सच साबित होती है या फिर आए दिन आने वाली तमाम खबरों की तरह ही ये भी सूत्रों के हवाले से एक फेक खबर साबित होती है।
बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है और सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है कि पीसीआर को कॉल आता है जिसमें वो बोलती है, जो महिला है, कि मैं स्वाति मालीवाल बात कर रही हूँ, सीएम हाउस से मैं कॉल कर रही हूँ और मेरे साथ मारपीट हुई है। तो अगर इस खबर में सच्चाई है तो स्वाति मालीवाल अभी तक कहां है? क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची सीएम हाउस पर तो प्रोटोकॉल के तहत वो अंदर भले ही नहीं जा पाए, लेकिन उन्हें स्वाति मालीवाल भी नहीं मिली वहां। जी बिल्कुल रिया, ये बड़ी बात है यहाँ पर कि एक तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है उसमें साफ तौर पर जिस तरह से कहा गया है कि कॉल जो पीसीआर के द्वारा रिसीव की गई उसमें स्वाति मालीवाल, जो ऑडियो की दूसरी तरफ जो भी महिला थी उन्होंने बोला कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ। और ऐसे में अब जिस तरह से आग की तरह ये खबर फैल रही है, ऐसे में अगर ये खबर झूठी है तो अब तक स्वाति मालीवाल को सामने आना चाहिए था। और जिस तरह से हमेशा से मुख्य रही हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं स्वाति मालीवाल, और ऐसे में अगर ये फेक खबर है तो अब तक आकर उन्हें मीडिया के सामने इस बात का खंडन कर देना चाहिए था। लेकिन इंतजार इसी बात का हो रहा है कि या तो दिल्ली पुलिस इस खबर की पुष्टि करे या स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई खंडन आए। कुल मिलाकर देखना ये होगा कि दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कुछ कब निकलकर सामने आता है, क्योंकि उसके बाद ही इस खबर पर पूरे तौर पर पुष्टि के तौर पर कहा जा सकता है कि क्या वाकई में इस तरह की कोई घटना हुई या नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो अपने आप में ये बेहद सीरियस, बेहद संजीदा मसला है। दिल्ली सीएम हाउस में अगर इस तरह की घटना होती है और महिला के साथ इस तरह की घटना होती है तो आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में ये बड़ा मुद्दा और बड़ा चर्चा का विषय बन सकता है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है और अब आग की तरह खबर फैल रही है, स्वाति मालीवाल का नाम सामने आ रहा है कि उनके साथ दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट की गई है। काफी गंभीर ये पूरा मामला। मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि दिल्ली पीसीआर को कॉल आता है और उसमें पुष्टि की जाती है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, मेरे साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई है। क्या कुछ ये पूरा मामला, सारी डिटेल्स दे दीजिए। देखिए बिल्कुल रिया, ये सुबह सुबह का मामला है और ये उत्तरी दिल्ली का मामला है और सीएम हाउस से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर सुबह दिल्ली पुलिस की पीसीआर को कॉल मिलती है और पीसीआर कॉल में जो कॉल आती है उसमें यह बताया जाता है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ और मेरे साथ सीएम हाउस के पास में जो उनके पीए है विभव कुमार पर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया। आपको बता दें कि विभव कुमार वही है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला सामने आया है, ये बहुत बड़ी न केवल सुरक्षा बल्कि पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल इस खबर ने मचा दी है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेजा गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ही जो पीए हैं विभव, उन पर वो मारपीट का आरोप लगाती हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। यानी अजीत, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान आ पाया है, ना ही स्वाति मालीवाल की तरफ से अभी तक कुछ आया है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, ना ही अभी कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से और ना ही स्वाति मालीवाल की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई भी अभी ऐसा आधिकारिक बयान सामने आया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी कुछ भी बोलने से इसलिए भी बच रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है, जहाँ एक और खुद जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और अब राज्यसभा सदस्य है, वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है वो मुख्यमंत्री के पीए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। हालांकि अभी जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अभी तक इसको लेकर के भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सामने आ रही है कि जो स्वाति मालीवाल है वो अपनी लिखित शिकायत लेकर के सिविल लाइन थाना, जो क्योंकि सीएम हाउस जो आता है वो सिविल लाइन थाना इलाके के अंतर्गत आता है और वो सिविल लाइन थाने में पहुंची अपनी शिकायत लेकर के। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है। अगर खुद स्वाति मालीवाल सामने आकर के बताती है या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कब तक कोई भी आधिकारिक बयान आता है, जब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और जो बड़ी खबर ये है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इसने हलचल जरूर मचा है। बिल्कुल, यानी ये मामला काफी ज्यादा गंभीर और बिल्कुल आग की तरह फैल रहा है क्योंकि स्वाति मालीवाल का नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। आऊंगी आपके पास अजीत, बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी से नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं। शांत प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। शांत प्रकाश जी, जिस तरह से पूरा मामला स्वाति मालीवाल को लेकर सामने आया, जिसमें पीसीआर को एक कॉल आती है कि मैं स्वाति मालीवाल बात कर रही हूँ, सीएम हाउस में मेरे साथ मारपीट हुई है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो एक आम व्यक्ति, आम आदमियों के लिए जिस
विचारधारा के साथ में आई और स्वाति मालीवाल के साथ में, चूंकि वो पार्टी की सीनियर नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो उनके साथ में इस प्रकार का घटना होना ये अपने आप में कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का डर या खौफ जो है या लॉ एंड ऑर्डर को मानने की कहीं भी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के जो पीए जो है उनके स्टाफ में से किसी ने उनके साथ ये हरकत की है। लेकिन अभी तक शांत प्रकाश जी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, कितना सच है कितना झूठ है। ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है, ना ही स्वाति मालीवाल की तरफ से। ठीक है, जो चर्चा है उसके आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे से पूछा, मैं नहीं मानता कि अगर इस प्रकार की बात हुई है तो स्वीकार्य है। किसी भी महिला का सम्मान होना चाहिए। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और खासकर इसलिए भी ये बात महत्वपूर्ण होती है शांत प्रसाद जी, क्योंकि जब अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब भी स्वाति मालीवाल जो है आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों से उनकी दूरी दिखी, वो देश में थी भी नहीं उस दौरान। तो ये जो दूरी है, क्या इससे जोड़कर देखा जा सकता है इस पूरे मामले को? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो इस वक्त में स्थिति है उसको देखने के बाद में कोई भी जो ईमानदार छवि का व्यक्ति है वो उससे दूरी ही बनाना चाहेगा। और खाली स्वाति मालीवाल ही नहीं, बाकी अन्य सांसद भी वो किसी न किसी बहाने से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि जो दामन है उस पर दाग न लग जाए, हर एक कोई इससे चिंता कर रहा है। और अगर उसके कारण से ये घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ही कुछ मामला झारखंड से जो है राधिका खेड़ा के साथ भी सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, जहां पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्वाभाविक बात है। आप जहां पर इन सब चीजों के दंश को झेल रहा हो, तो वो स्वाभाविक बात है उसी स्थान पर जाना चाहेगा कार्यकर्ता, चाहे महिला है चाहे पुरुष, वो जहां पर उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी चिंता है। किसी सूरत में भी किसी को प्रताड़ित करने का मन या भाव जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है। ठीक है शांत प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। ठीक है, सीधे अजीत का रुख करते हैं। अजीत, क्या कुछ इस मामले को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए बिल्कुल रिया, इसमें अभी एक ताजा अपडेट आई है जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान सामने आया है। हालांकि ऑन कैमरा पुलिस की तरफ से किसी ने नहीं बोला है, लेकिन डीसीपी की तरफ से एक आधिकारिक बयान जरूर कहा जा सकता है कि आया, जिसमें 9:34 पर एक पीसीआर कॉल की गई है। और उस पीसीआर कॉल में ये कहा गया है कि दूसरी साइड जो महिला है उसने अपने आप को एमपी यानी राज्यसभा सदस्य बताया है और बताया कि किस तरीके से सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है, इस बयान के आधार पर पुलिस का ये कहना है कि जो महिला है वो सिविल लाइन थाने पहुंची थी, लेकिन उस समय उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी और बाद में शिकायत की बात कहकर के वो वहां थाने से चली गई। यानी ये पुष्टि कैसे हो कि स्वाति मालीवाल ही वो महिला थी, इस बात की पुष्टि अभी तक हो पाई है? देखिए बिल्कुल, अभी तक हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि जो लेडी है यानी कि बकौल पुलिस की लेडी जो सिविल लाइन थाने पहुंची थी, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है स्वाति मालीवाल ही है। और अभी लिखित शिकायत उन्होंने नहीं की है, लिखित शिकायत की बात जरूर कही है और वो वहां से उस समय फिलहाल चली गई। देखना ये अगर ये जो अजीत बात जो निकलकर सामने आ रही है कि स्वाति मालीवाल ही वो महिला है, पुलिस के पास पहुंची, हालांकि लिखित शिकायत नहीं दी, कितनी आगे जाकर इस मामले से कितनी सियासत जो है दिल्ली की गर्मा सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर ऐसा वास्तविकता होता है तो निश्चित तौर पर इस मामले में सियासत आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम हाउस, अगर सीएम हाउस में ही इस तरह की अगर मारपीट और ऐसे मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। और वो भी उस वक्त
जो खुद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, जिसे खुद मुख्यमंत्री के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे हैं, उनके कहने पर ही स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सदस्य भेजा गया। और कहीं ना कहीं उनके साथ ही इस तरह की मारपीट और वो भी उनके निजी सचिव के द्वारा की जाती है, तो ये न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरी राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो सकता है। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से पूरा मामले सामने आया है और अगर इस बात की का ऑफिशियल जो है पुष्टि हो जाती है, उसके बाद दिल्ली की सियासत पूरी तरह से गरमाने वाली है। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात है राज्यसभा की सांसद महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि यह खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है, तो काश ये खबर झूठी हो। लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है। और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है, तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है, हम लोग सब उनके साथ हैं और इस मामले में उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। चुनावी मौसम में हुंकार भरते भरते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़े रिलैक्स मूड में भी नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर मायानगरी मुंबई से सामने आई है, जहां चुनावी प्रचार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुहू बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। वहीं इस जुहू बीच पर मौजूद लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच देख पहले तो दंग रह गए और फिर सीएम के साथ सेल्फी लेने का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही इस दौरान सीएम ने लोगों को केदारखंड और मानस खंड की यात्रा पर आने के लिए न्योता भी दिया। आपका वो जो काम था वो तो हमने पूरा टीवी पे देखा है, जो घुस गए थे लोग अंदर, वो तो क्या काम किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भी रोड का डेवलपमेंट हुआ है, जो पहले था और अभी हम लोग आ रहे हैं, पूरा ही टोटल चेंज है, बहुत बढ़िया है, बहुत चेंज हुआ है। एक फोटो दो हमारो, हम ले रहे हैं नया बात है कि धामी साहब हमारे बीच का आज रियल में पहली बार देखे हैं। आप इधर आए, ये बहुत अच्छा बात है। आइए, 4 धाम करने आइए। हाँ, हम लोग प्रोग्राम है। तो देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान मतदान को लेकर क्या कुछ दिग्गजों का कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। आपसे अपील है कि सब मतदान करें, सब मतदान करने के लिए अपील है हमारा।
चलिए। लोगों को सच क्या झूठ क्या मालूम है। मुझे नहीं लगता मैं किसी पे व्यक्तिगत स्वरूप से बात करूं, क्योंकि मैंने 2 महीने में नहीं किया। तो लोगों को मालूम है कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। पुणेकर जो है ये जो वोटिंग करते समय सोचते हैं कि उम्मीदवार जो है उसके विचार क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो विकास के दृष्टिकोण से क्या सोचता है और इसका पुणे के भविष्य के लिए इसकी विजन क्या है। तो मुझे लगता है कि इसके ये सब नजर देखते हुए बिल्कुल पुणे की जनता मेरे साथ है। महाराष्ट्र में पिछली बार हमें 41 मिले थे, इस बार ज्यादा मिलेंगे। देश भर में एक मोदी जी की लहर है। क्यों? लोग अपने भविष्य की सोचते, देश की भविष्य की सोचते, अपने बच्चों के भविष्य की सोचते हैं और उसके लिए लोग मोदी को वोट कर रहे हैं, विकास और विरासत के लिए। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 400 पार होके रहेगा। आपने कह ही दिया बोलते बोलते कि 400 में आप आने वाले हैं, तो ये आपका आशीर्वाद समझ के मैं स्वीकार करती हूँ। जरूर मुझे विश्वास है, क्योंकि जब पहली बार अमित भाई ने नारा दिया था तो वो नारा पूरा होगा कि नहीं ऐसा सबको लगता था, वो पूरा हुआ है। तो अभी 400 पार का नारा अगर दिया है मोदी जी ने तो जरूर मुझे लगता है वो पूरा होगा। और विश्वास भी है, क्योंकि जब 4 राज्यों के चुनाव हाल ही में हुए तब किसी को नहीं लगा था कि ऐसे निर्णय आएंगे। तो जनता जो है वो बहुत ही सटीकता से सोच समझ के वोट करेगी। इस देश को स्थिर और योग्य सरकार की आवश्यकता है। त्योहार जैसा लोग मना रहे, मैं भी अपने परिवार के साथ और पड़ोसी परिवार के साथ आकर मेरा वोट इस्तेमाल किया। जरूर आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा, इस देश विकास होगा। विकास विरासत के लिए लोग 10 साल से लगातार देख रहे हैं, उसी माध्यम से अपना वोट मतदान भी किया जा रहा है। मैंने कहा ना, भारी उत्साह है। लोग सुबह सुबह मतदान केंद्र में पहुंच गए। आज भी मैं कतारों में खड़े होकर के देख रहा था, कतार बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, मतदान कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में ऐसा ही उत्साह का वातावरण है। पार्टिसिपेट करें, खासकर नौजवानों से, उन लोगों से जो बाइकआउट करते थे, श्रीनगर के तमाम लोगों से और कश्मीर के नौजवानों से, सेंट्रल कश्मीर में, शोपियान में, बडगाम में, पुलवामा में, गांधरबल में, चाडूरा में, हर जगह लोगों को अपील करता हूँ आप इस इलेक्शन से आज घर से निकलिए। अपने 5 साल के इंतजार के लिए आज आप उठिए, निकलिए घरों से, वोट डालिए अपने। ये बहुत महत्वपूर्ण पग है, महत्वपूर्ण पग है कि लोकशाही का बेस ही यह है कि लोग वोट करें, अपना प्रतिनिधि चुने। वो प्रतिनिधि उस लोगों का प्रतिनिधि के नाते अलग अलग फोरम में, कॉरपोरेशन में, विधानसभा में, लोकसभा में काम करे। तो यदि हम वोट ही नहीं करेंगे तो अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये महापर्व है, ये त्योहार है। ये त्योहार हम परिवार के साथ मनाते हैं, वैसे मतदान करने भी हम पूरे परिवार के साथ आए। हमारे बेटे, भतीजे, बहुएं, हम सब एक साथ आए हैं मतदान करने, क्योंकि हम इसको त्योहार ही मानते हैं। और मैं इस महापर्व के पर्व पर आप सब मतदाताओं को कहना चाहता हूं, मतदान करने अवश्य जाएं। इस शहर के अंदर जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनके गाल पे करारा तमाचा लगाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर के बाहर निकले और मतदान करें। बिहार में जेसीबी खुदाई देखने के लिए लोग आ जाते हैं। जितनी प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ की चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को बिहार की सड़कों पर आना पड़ा, पटना की सड़क पे सबसे तथाकथित सेफ सीट पे, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। पीएम आप हार रहे हैं। देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। राज ऐसा लग रहा है कि लहर की सवारी हो रही है। वी आर राइडिंग अ वेव। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी मेरे भाई बहन बाहर निकले, मतदान को जाएं और वोटिंग टर्नआउट को बहुत बढ़ाएं। और ये डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है दुनिया का, इसमें आप पार्टिसिपेट करें
और अपने लोगों से भी, अपने भाई बंधुओं से भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहें। हम तो इसको बहुत स्वाभाविक चीज के रूप में मानते हैं ना। हम तो कांग्रेस वालों से उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो मान लेंगे कि 400 ज्यादा जाएगा। आप ही बोलिए, कांग्रेस वाले से या राजद वाले से हम उम्मीद करते हैं क्या कि वो कहेंगे कि नहीं 400 पार ही आएगा। इसलिए ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये कम से कम 4 जून तक तो वो बोलेंगे ही, उसके बाद जो होगा वो देश की जनता, बिहार की जनता देखेगी। देखिए, आज उड़ीसा में फर्स्ट फेज की चुनाव शुरू हो गया है। 4 लोकसभा में, 28 विधानसभा। बहराइच जनपद में नानपारा खड़े हैं और यहाँ जो है देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त महोदय और देवी पाटन मंडल के डीआईजी महोदय, दोनों लोग भ्रमण सुबह 7 बजे से निकले हैं और कई पोलिंगों का भ्रमण किया। आइए मैं इनसे जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। जरा इनसे जानते हैं। सर बताएं आप जो है क्या। देखिए, अभी तक जितने हम लोगों ने बूथ देखे वहाँ पे बहुत सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और जो बूथ बने हैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े सुंदर तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वहाँ जा कर के आपको एक उत्सव का माहौल लगे। और निश्चित रूप से जो मतदान है ये लोकतंत्र का उत्सव ही है, हम सबको मनाना चाहिए। अभी लगभग 4.5 घंटे, 4.25 घंटे की जो मतदान हुआ है वो लगभग 29 से 30% के बीच में है और ये और बढ़ेगा और शांतिपूर्वक है। किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस नॉनसेंस नहीं आया। शुरुआती दौर में एक आध जगह मशीन की कंप्लेन आई थी, लेकिन वो टेक्निकल रीजन से न हो करके उसको ऑपरेट नहीं लोग कर पा रहे थे, उसके कारण था। तो सब जगह सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से भी ये अपील है कि ये अपील करें इस जनपद के समस्त मतदाताओं से कि आएँ, मतदान करें। मतदान का जो समय है आखिरी 6 बजे तक है, उसके पहले आ जाएं, अपना मतदान करें, क्योंकि मतदान देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करें। पुलिस प्रशासन द्वारा काफी प्रचार प्रसार किया गया है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। देखने को शाम को ही मिलेगा कि क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। कुंवर दिवाकर सिंह, बहराइच से, इंडिया वॉइस। भाई और बहनों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर, उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? क्या ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है। आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण और फिरौती उद्योग ही फला फूला। हाजीपुर ने तो देखा है कैसे यहां के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। साथियों, मोदी विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकला है। आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है, खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गाइब, ना मड़वा में जाइब।
आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? तो वहीं उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें उन्नाव भी शामिल है। वहीं उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईजी रेंज लखनऊ तरुण बाबा उन्नाव पहुंचे हैं। सदर तहसील मतदान केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। लखनऊ कमिश्नर रोशन जेकब भी उनके साथ मौजूद रहे। अधिकारियों को उन्होंने इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो ये बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता दें, आईजी रेंज लखनऊ तरुण बाबा उन्नाव पहुंचे, जहां सदर तहसील मतदान केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। लखनऊ कमिश्नर रोशन जेकब भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान दिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इन 13 सीटों में उन्नाव, मिश्रिख, धौरहरा और हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, शाहजहांपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, लखीमपुर, अकबरपुर, ये वो 13 सीटें हैं जहां वोटिंग लगातार चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उन्नाव की हैं, जहां आईजी रेंज लखनऊ तरुण बाबा उन्नाव पहुंचे। इस दौरान तहसील सदर मतदान केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। लखनऊ कमिश्नर रोशन जेकब भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वोटिंग किस तरह से चल रही है, वोटिंग में जो लोग हैं जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही, इसको देखते हुए उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया, वहां की तैयारियां और व्यवस्थाओं को परखा, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्नाव से तस्वीरें हैं जहां आईजी रेंज उन्नाव में एक मतदान केंद्र में पहुंचे। उन्होंने वहां तैयारियों का, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें कई दिग्गजों की साख दांव पर है। चुनाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करवा देती हूं, हमारे साथ फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। और आनंद त्रिवेदी जी, संवाददाता हरदोई से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी आनंद, जिस तरह से अगर बात करें हरदोई की, तो इस वक्त कैसी हलचल, मतदाताओं में कितना उत्साह, और अगर आपके पास लेटेस्ट आंकड़े हो मतदान प्रतिशत को लेकर तो वो भी बता दीजिए। देखिए, अभी 1 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो हरदोई 31 लोकसभा से है, वहाँ पे 39.72% पड़ा है, और मिश्रिख से 38%
पड़ा हुआ है। हालांकि आपको बता दें लगभग 1 बजे तक ये मतदान जो ये 1 बजे के आप आंकड़े बता रहे हैं आनंद, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या लेटेस्ट मतदान प्रतिशत? देखिए अभी आपको ये बता रहे हैं कि जो स्थिति जो यहाँ की दिख रही है, ये अभी आपको हम हरदोई की आपको बता रहे हैं कि हरदोई की लगभग ये स्थिति है। अब देखिए धूप इतनी तेज आ चुकी है कि यहाँ पे देखिए कि जो पोलिंग बूथ है रफी अहमद किदवई नगर इंटर कॉलेज में है, क्योंकि पोलिंग बूथ खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग अभी तक इतना भीड़ नहीं दिख रही है यहाँ पे, लेकिन जो पहले एक चला था कि पहले वोट बाद में जलपान, तो अब ये हो रहा है कि पहले जलपान बाद में वोट। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है क्योंकि जो उत्साह लोगों के अंदर है वो करीबन सुबह जो दिखा था तो वही करीबन 10 से 12 के बीच में जो दिखा था, उसके बाद लोग आना बंद हो गए हैं। अब बिल्कुल सन्नाटा आ गया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो प्रतिशत पिछली बार था वो अब इस बार आता है कि नहीं आता है। लगभग 58-60% था, अब वो इस बार आता है कि नहीं आता, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है आनंद, आप बने रहिएगा। सीधे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी शांत प्रकाश जाटव जी। जिस तरह से मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल सबसे आगे दिख रहा है और उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, हमने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में भी देखा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे पिछड़े हुए रहे। सबसे कम मतदान प्रतिशत जिन राज्यों में रहा उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार जो है सबसे आगे रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां पर विपक्ष दमखम के साथ में चुनाव लड़ रहा है, वहां पर मतदान केंद्र पर भीड़ भी अच्छी है। जिस तरीके से आप पश्चिम बंगाल में देखें, वहां पर भाजपा की सीधी टक्कर जो है वो टीएमसी के साथ है जी। टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की। उत्तर प्रदेश में, बिहार में अपोजिशन पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका है। पूरी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को ये मालूम है कि यहाँ से किसी भी सूरत में विपक्ष की एक सीट नहीं निकलने वाली, और जो भी सीट जो निकलेंगी वो सब कांग्रेस भाजपा के पास में ही जाने वाली है। तो स्वाभाविक बात है, लोगों के मन में जो है किसी प्रकार का कुतूहल नहीं है। लेकिन शांत प्रकाश जी, जिस तरह से 2014 और 19 में जो मोदी लहर देखने को मिली, मतदाता घरों से बाहर निकले, कमल के निशान पर वोट दिया, पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई, वो लहर अब की बार गायब कहां है? मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी की जिस वक्त में 2014 में हम चुनाव लड़ रहे थे और 2019 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो विपक्ष जो है वो किसी सूरत में भी भारतीय जनता पार्टी के रास्तों को रोकना चाहता था, अपने आप को उपस्थित बनाए रखना चाहता था। आज स्थिति यह है कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस चीज को मान चुका है कि हम हार चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने हम खड़े नहीं हो सकते। वो उसके कार्यकर्ता और उसका वोटर इस भाव के साथ में इस वक्त में चुनाव ये चौथा चरण का चुनाव देख रहा है, 2024 का चुनाव देख रहा है। उसको मालूम है कि जो है ना विपक्ष की कहीं कोई अहमियत नहीं है, हर सूरत में हारना तो काहे कि रे धूप में जाकर के मेहनत करना। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए आनंद त्रिवेदी, उनके पास चलूंगी। आनंद, अगर बात की जाए हरदोई की, कैसा दिख रहा है हरदोई का रण? किसके बीच जो है कांटे की टक्कर आपको दिख रही है और हरदोई की जो जनता है उसका क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ अगर हरदोई की बात करते हैं 31 लोकसभा की, तो यहाँ पे जो गठबंधन प्रत्याशी हैं उषा वर्मा जी, इन्हीं की टक्कर दिख रही है। भाजपा से जयप्रकाश रावत हैं जो वर्तमान सांसद भी है, अभी इस वक्त प्रत्याशी में दोबारा से प्रत्याशी बनाए गए, हालांकि उन्हीं से टक्कर दिख रही है। लेकिन अगर मिश्रिक की बात करते हैं तो मिश्रिक में टक्कर तो कहीं नहीं दिख रही है गठबंधन की, क्योंकि जो भी है कि वहाँ का जो प्रत्याशी है वो नया प्रत्याशी है, क्योंकि जो पूर्व मंत्री रहे रामपाल राजवंशी, उनकी बहू है वहाँ की प्रत्याशी, तो उनकी टक्कर तो नहीं दिख रही है। हालांकि हाँ, जो सपा का जो वोट है वही उनको मिलेगा, लेकिन कोई टक्कर खास तौर पर नहीं दिख रही। हालांकि लेकिन जिस तरह से हरदोई में बात करें, बीजेपी के जो प्रत्याशी है जयप्रकाश 4 बार सांसद रहे हैं, 5वीं बार वो अब की बार रण में है। बीजेपी से उनको 2019 में भी जीत मिली थी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उषा वर्मा, वो भी 3 बार जीती है। तो कितना टफ यहां पर फाइट आप देख पा रहे हैं? और मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे किस पर हावी, स्थानीय मुद्दे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? देखिए, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये है कि यहाँ जो जनता है, अगर ग्रामीण हरदोई शहर की बात नहीं करते, हम हरदोई देहात की ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ की जो जनता है वो जनता
जो जयप्रकाश रावत जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ है इस वक्त, क्योंकि इसलिए उनका जनता का जो आरोप है, जनता का कहना है कि जो हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी है वो हमसे आज तक हमारे एक बार जो जीतने के बाद वो दोबारा हमारे नहीं आए। अभी आपको बता रहे हैं कुछ ही देर पहले की बात है, हरदोई के टड़ियावा ब्लॉक का मामला है जहाँ पे गोपामऊ विधानसभा है, वहाँ पे लोगों ने कहा कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि जी ऐसी कई सारी जगहों से ऐसी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, जिस तरह से आप कह रहे हैं लखीमपुर से ऐसी खबर है, कन्नौज से है, जहां कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो साफ तौर पर मना कर रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं आज की वोटिंग का। इस पर भी मैं आऊंगी, आप बने रहिएगा। एक बार फिरोज खान जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, शांत प्रकाश जी का कहना था कि जो वोटर्स बाहर निकल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, कांग्रेस कहीं से कहीं तक कॉम्पिटिशन में ही नहीं है। सबसे पहले सभी को प्रणाम सलाम। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, और मोदी जी इनका जो भाषण देना भूल गए, खाली मुसलमान आज मैं कहना चाहता हूँ, जो 3 राउंड का जो मतदान हो चुका है उस 3 राउंड में कहीं हम लोग इंडिया में आगे हैं, इसीलिए मोदी जी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है। क्या होगा नहीं होगा देखेंगे, बताएंगे। पहले राउंड में तो मोदी जी ने कभी नहीं कहा मुसलमानों के बारे में, मुसलमान का तारीफ कर रहे थे कि हम लोग अंसारी है तो फल बनती है, तो ये बनती है वो बनती है, बहुत गरीब है मुसलमानों की जरूरत है। लेकिन अगर और सब पार्टी लोग चाहती है कि ST OBC ये मिलाकर 85% लोग पूरे भारत में सबको आरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको मदद मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो, जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको लाभ सरकार का मिलना चाहिए। लेकिन फिरोज जी जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, चाहे महंगाई का, चाहे बेरोजगारी का, चाहे भ्रष्टाचार का, अगर इन मुद्दों में इतना दम है तो मतदान प्रतिशत में जो वोटिंग का जो आंकड़ा है वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? जो परिवर्तन की बात कांग्रेस कर रही है कि अब की बार मोदी को हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो वो परिवर्तन की जो लहर है उसके साथ मतदाता क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें पहले, दूसरे और तीसरे चरण के इस जो 2024 के जो आंकड़े 66% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा है। नहीं, आज मोदी जी के चलते 10 साल जो मोदी जी ने हुकूमत किया है उसके वोटर उदासीन हो गया है। वोटरों का काम नहीं है, जिसने मोदी को वोट किया था, बीजेपी को वोट किया था, वोटर आज वोटर हैरान है, परेशान है। नौजवानों ने वोट दिया था तो नौजवानों को मोदी जी ने क्या दिया? अग्निवीर का नौकरी दे दिया, जो नौकरी को 20 साल किया करते थे, 15 साल तो हमारे नौजवान किया करते थे फौज में, वो 4 साल करो उसका घर में जाकर बैठ जाओ। उसी तरीका से 15-15 लाख रुपया का प्रलोभन दिया गया था हर व्यक्ति को। 15 लाख रुपये मोदी सरकार देगी अडानी अंबानी को घुस करके, जो विदेशी पैसा लेकर बाद में उनको ठीक है फिरोज जी, बांटेंगे। ठीक है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ। आज जितने लोग भाग तक आज हजारों हजार करोड़ लेकर भाग गए, लाखों करोड़ लेकर अडानी और जो अंबानी है, ललित मोदी है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ जाटव जी से। जाटव जी सीधे तौर पर कह रहे हैं फिरोज जी कि मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतदाता जो है उनके जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या भ्रष्टाचार का हो, कांग्रेस के साथ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पिछले चुनाव में कुल वोट मिला कितना प्रतिशत था? महज 6%। और मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ में जब इनका गठबंधन था तो समाजवादी पार्टी को 17% वोट मिला था। अभी ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो 17 और 6 23%, चलिए 25% मिल जाएगा वोट, मगर जीतने के लिए तो आपको 45% वोट चाहिए। आप पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, इन दोनों का लगभग 20-20% वोट मिलकर के जीत की स्थिति में आया और लगभग 15 सीटें इन्होंने अपनी बना दी। जाटव जी एक बात बताइए, अब की बार कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ रायबरेली से राहुल गांधी, कुछ कंपटीशन तो भारतीय जनता पार्टी को फील होता होगा ना? नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक दोनों हार रहे हैं। देखिए ये तो गणित है, मेरी बात को समझे। ये तो सीधा ये देखे ना, बहुजन समाज पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ रही है, उसका एक वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी और क्या नाम है ये कांग्रेस, ये दोनों इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं। इनके दोनों के कुल मिलाकर के 25% वोट हो नहीं रहे, तो कहाँ से चुनाव जीत लेंगे?
अगर इनके साथ में एक घटक और होता तो माना जा सकता था कि कंपटीशन उत्तर प्रदेश में बन रहा है, मगर उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। जाटव जी कह रहे हैं कंपटीशन ही नहीं है कहीं पर। राहुल गांधी भी हार रहे हैं, अखिलेश यादव भी हार रहे हैं। होमवर्क करके नहीं आए इनको, देश का माहौल क्या है, क्योंकि बीजेपी का खा रहे हैं ना, इसलिए बीजेपी का मतदान करेंगे। मोदी के भक्त है, अंध भक्त है पूरा सब लोग। अरे सच्चाई का सामना कीजिए आप लोग। मोदी जी ने क्या 15 लाख रुपया दिया, 2 करोड़ रोजगार दिया नौजवानों को, और जो इसमें मोहित चौकसी और विजय माल्या जितने लोग पैसा देकर भाग गए, उनका पैसा घिस कर बनाए, काला धन बाहर बनाएंगे, गरीब को बांटेंगे, सब वादा कहा किया। आज पूरा देश का वोटर बीजेपी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल रहा है। 3 चरण का मतदान होने के बाद हम लोग 3 से आगे हैं, इसको बताना मैं चाहता हूँ। आज बीजेपी जी ने, आज मोदी जी ने जो है पहला चरण, दूसरा चरण मुसलमानों का नाम नहीं लिया, दूसरा चरण के बाद सीधा बोलते हैं कि बताइए, इतना बेवकूफ थोड़ी है मेरा भारत का। जी मैं जवाब ले लेती हूँ। जाटव जी, क्या पहले चरण के चुनाव के बाद और दूसरे चरण के चुनाव के, ठीक है फिरोज जी मैं जवाब ले लेती हूँ। जाटव जी जवाब दीजिए, जिस तरह से पहले चरण के चुनाव के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई कि माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए जो मुद्दे हैं वो बदले गए? मुसलमानों पर या मंगलसूत्र का जो मुद्दा उठाया गया, फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। देखिए, हम अपना चुनाव पूरी तरीके से अपने मैनिफेस्टो पर लड़ रहे हैं। हमने जो पीछे काम किए उसके आधार पर लड़ रहे हैं। हमने जनता को जो दिया 100% दिया, उसके कारण से लड़ रहे हैं। मैं तमाम मुस्लिम बस्तियों में चुनाव के दौरान गया तो वहां की बहनें एक बात कहती हुई दिखाई दी कि हमारे पास में जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर पहले नहीं था, पहले हमें 3 किलो का सिलेंडर नहीं, आप लोग अपने मुद्दों पर कहां लड़ रहे हैं सर? 370 और राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन आप लोग तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लड़ रहे हैं ना। कांग्रेस ने आरक्षण की बात कर दी और कांग्रेस जो है आरक्षण छीन लेगी, कांग्रेस जो है मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, या फिर आप लोगों का जो है संपत्ति का एनालिसिस कराया जाएगा, फिर उसका बंटवारा होगा। आप अपने मुद्दों पर कहां लड़ रहे हैं? फिरोज जी जवाब दीजिए। हम अपने मुद्दों पे तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो प्रावधान किए, हम उसको जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। हम वहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सबकी संपत्ति को एक्सरे करने के बाद में एक विरासत टैक्स लाने वाले हैं, जिसको सेम पित्रोदा ने। हाँ, तो यही तो हम भी कह रहे हैं ना, आप अपने मुद्दों पर नहीं लड़ रहे हैं, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लड़ रहे हैं। उनके मुद्दों को भी तो उजागर करने की आवश्यकता है, उसको कौन उजागर करेगा? वो भी तो हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब काम इतना बढ़िया है, जब दावे करती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने काम किया है, तो फिर अपने काम पर चुनाव क्यों नहीं, अपने दल पर चुनाव? हमारा बढ़िया है, इस आधार पर हम जीत रहे हैं, और मंशा उनकी खराब है, इस चीज को बताने की जिम्मेवारी भी हमारी है। हम विपक्ष के भी तो विपक्ष हैं, वो गलत तरीके से जनता के बीच में जो अपने मैनिफेस्टो में जो बिंदु लेकर के आए हैं। अरे आप अल्पसंख्यक की तो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए बात करेंगे, मगर आप सीए को खत्म करने की बात करते हैं। सीए के जितने लोग बेनिफिशियर हैं, जो दूसरे मुल्कों से भारत में आए हैं, वो भी तो अल्पसंख्यक हैं। उसमें क्या ईसाई नहीं है? क्या उसमें जो है ना सिख नहीं है? क्या उसमें बुद्धिस्ट नहीं है? क्या बाहर से आए हुए हिंदू नहीं है? क्या उसमें पारसी नहीं है? वो सब अल्पसंख्यक हैं। मगर आपने साफ कह दिया कि हम जैसे ही आएंगे उस सीए को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे एक हम सुपर कमीशन बनाएंगे, और सुपर कमीशन बनाने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने के लिए जो न्याय किया था, वो अवार्ड जो है उसको खत्म करके और वो मंदिर का जो मसला है वो उसको दोबारा उसी स्थिति में पहुंचाते हैं। ये विचार है क्या? इस तरीके से काम चलेगा क्या? आपने क्या नाम है, सेम पित्रोदा ने साफ बता दिया कि देश की संपत्ति को बांट देना है, किन में बांट देना है, 55% संपत्ति देकर के बांटना, किसमें बांट देना है, जिनके पास में संपत्ति नहीं है। ये ऐसे चलेगा क्या? आप क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या देना चाहते हैं? आपको इस चीज की तो चिंता करनी पड़ेगी। हमारा काम है अपनी जनता को इस चीज के बारे में इस चीज का एहसास दिलाना कि कहीं गलती से ऐसे लोगों को मत चुन लेना
जो आपके उस पैसा जो इकट्ठा किया हुआ है, जो मंगलसूत्र आपने इकट्ठा किया है, आपका जो मंगलसूत्र है, जो आपकी जो है ना एक धरोहर है, उसको भी जो है ना छीनने के लिए कांग्रेस ने एक बढ़िया तरीके से जो है एक मूवमेंट तैयार कर ली है। और अगर वो चुनाव जीत गए तो उस चीज पर भी डकैती पड़ेगी, जमीनों पर डकैती पड़ेगी। जमीन जो है, जो एसेट्स हैं, जो जैसे तैसे तो इंसान खरीदता है, उसको भी बांट देना, ये कौन सी सोच है? वो डेवलपमेंट है क्या? क्या ये इंडिया अलायंस की इसको डेवलपमेंट कहेंगी, या इंडिया अलायंस को जो वोट करने वाले लोग हैं वो इसके आधार पर ये लोग हमारे बीच में बंटाधार कर देंगे, बांट देंगे, हमारा इस आधार पर वोट देंगे। में भी आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी जो सीट है काफी विवादों में रही है, क्योंकि अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, वो जो है काफी ज्यादा विवादों में रहे थे अपने बेटे के चलते, कि किसानों को जो है थार से कुचला गया। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, आज बताइए ना, लखीमपुर खीरी में टेनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री रहे, उनको मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? उतना पूरा उसका बेटा थार गाड़ी से पूरा किसानों को कुचल दिया। और ये अजय टेनी बोलते थे कि मेरा बेटा को साबित हो जाएगा, मेरा बेटा ने थार चलाया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना उनको हटाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करने में बहुत अंतर है। और ब्रिजभूषण का बेटा को टिकट दे दिया गया, बताइए। और साथ ही फिरोज सिंह, लखीमपुर खीरी से कई सारे ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां ग्रामीणों ने वोट का जो है विरोध किया है, बहिष्कार किया है। साफ तौर पर कहा है रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं मिले, इसलिए कई सारे किसानों ने और ग्रामीणों ने वोट नहीं दिया है आज। लखीमपुर खीरी सही बात है, वहां लखीमपुर मैं भी गया हूँ। अरे हम लोग लखीमपुर जाने में 5 घंटा लगातार गया थी, जब किसानों का जब वहां पर हम लोग गए थे लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी जी के साथ। ना तो कोई विकास है, ना कोई वहां पर कोई काम है, कुछ भी नहीं है वहां पर। सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और कुछ नहीं किया रिया जी वहां पर, कोई विकास। जवाब ले लेते हैं जाटव जी। कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह विवादों में रहे तो उनकी जगह बेटे को टिकट दे दिया गया। यहां पर भी वही पिक्चर रिपीट, अजय मिश्र टेनी विवादों में रहे लेकिन उनको टिकट दिया गया। देखिए, जिनको टिकट दिया गया है वो स्वयं विवाद में नहीं है, और जिनको जो विवाद में है वो तो बेटे की वजह से क्या पूरा परिवार धोखा मार दिया जाएगा? अरे बेटे को सजा मिलेगी अगर बेटे ने गलत किया है। कई सारी ऐसी खबरें आ रही है जहां ग्रामीणों ने वोट नहीं दिया है, बहिष्कार किया है मतदान का। वो ठीक है, वो जनता का अपना मत है, वहाँ पर अगर कहीं जनता को महसूस हो रहा है तो सांसद है ना पिछले 10 सालों से, ऐसी स्थिति आखिर क्यों कि जनता जो है या ग्रामीण जो है वो विकास ना होने पर जो है बहिष्कार कर रहे हैं, कि विकास नहीं हुआ तो बहिष्कार कर दिया। देखिए, विकास नहीं हुआ है, बहिष्कार कर दिया, ये कौन है? वो जनता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता है? ये भी तो देखने की आवश्यकता है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। ऐसे नहीं है कि किसी ने विरोध कर दिया वहां पर। तो कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने इसको विरोध कर दिया वहां पर, इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया। तो इस कारण से पूरी की पूरी कंस्टिट्यूएंसी जो है उसको लाभ नहीं मिला, ऐसा नहीं है। लाभ जो है हर उस व्यक्ति को मिला है जो उसके लिए जरूरतमंद है। यहाँ पर जो वो लोग विवाद कर रहे हैं वो मैं जहां तक मानता हूँ वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी तरीके से एक मीडिया में छाने के लिए या उस क्षेत्र को विरोध और विवादित बनाने के लिए इस पर घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक है जाटव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि लगातार जो है महा कवरेज इंडिया वॉइस पर जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और तो आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है। वहीं इटावा से आपको हम बताते हैं कि इटावा से क्या कुछ सामने आया, आपको सुनवाते हैं। चौथे चरण का मतदान हो रहा है।
ऐसे में हम मौजूद हैं बीड़ा वादनी इटावा में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में हम मौजूद हैं बीड़ा वादनी इंटर कॉलेज गांधीनगर बूथ स्थल पर। यहाँ देखा जा रहा है कि 11 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं और सुबह 7 बजे से लगातार मतदाताओं की यहाँ काफी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है वोट को लेकर के। तो यहाँ कुछ मतदाता हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो मतदान करके आए तो किस मुद्दे पर उन्होंने मतदान किया, क्या सोच के किया है। जी, वोट डाला है आप? हाँ, डाल दिया। अच्छा, क्या सोच के मतदान किया, किन मुद्दों को लेके? मुद्दे एक ही है कि अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले। जो आज देख रहे हैं कि हमारी जो एकदम शिक्षा के स्तर एकदम गिर गया है, पेपर लीक हो रहे हैं यूपी अंदर, देख रहे हैं चाहे आरओ का हो चाहे पुलिस का हो, और फिर देख रहे हैं कि रोजगार की एकदम से गिराव गिरा, एकदम से उनकी सरकार में एकदम शिक्षा भर्ती हो चाहे कोई भर्ती हो तो खत्म कर दी गई है। कैसा लग रहा है मतदान करके? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 5 साल बाद मौका मिला है लोकसभा चुनाव। बिल्कुल मिला है और एकदम पूरा ये है कि वोट भाजपा को नहीं देना है। क्या नाम है आंटी आपका? सुमलता उपाध्याय। जी, वोट आप डाला है? जी। कैसा लग रहा है मतदान करके? क्योंकि बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक बार मौका मिलता है 5 साल के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? विकास को ही मतलब मुद्दा ज्यादा है और बेरोजगारी और ये सब इसी को देख के। जी जी, क्या नाम है अंकल आपका? मिश्रा। जी अंकल, मतदान कर दिया होगा आपने, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है? विकास, बेरोजगारी, जी जीएसटी। जी जी, क्या नाम है? आसिफ जादरा। क्या लग रहा है? देखिए, मैंने सुबह मतदान किया। मेरा ये था कि युवाओं के भविष्य के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए, महंगाई कम करने के लिए, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, मोहब्बत के हिंदुस्तान के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने मतदान किया है। और जो मैंने मतदान किया है आप समझ चुके होंगे ये सब चीजें कौन दे सकता है, राहुल गांधी दे सकते हैं। मैंने इंडिया गठबंधन के लिए मतदान किया है। क्या नाम है आप? मुकेश यादव। मतदान कर दिया? हाँ, कर दिया। किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया? बेरोजगारी, शिक्षा और ये पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो रही है, इसको लेकर के मैंने मतदान किया है। क्या नाम है आपका? हरिओम मिश्रा। जी, मतदान कर दिया? बिल्कुल किया मतदान। बेरोजगारी है, कोई भर्ती नहीं है, पब्लिक परेशान है, महंगाई है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है और देश में शांति बनी रहे। आदमी परेशान है चारों तरफ। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? अंजलि। मतदान कर दिया? हाँ जी। किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है? 5 साल बहुत सारे हैं, अब ये पूछिए कि क्या मिला है इसके बारे में, क्योंकि मिला तो कुछ है नहीं हम लोगों को, जहाँ थे वही हैं, कोई विकास हमें क्या तो सोच के फिर वोट करके आई आप? ये सोच के आए कि हमारी पार्टी का अगर कोई बनता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, और दूसरा जो हम लोगों की परेशानियां हैं वो हमारे नेताओं को पता है, तो वो उसके लिए काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और काम करना ही हमें चाहिए। क्या लग रहा है, सही दिशा में गया है वोट? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि ये बता रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और मैंने तमाम मतदाताओं से बातचीत की, किसी का कोई मुद्दा बेरोजगारी रहा तो किसी का महंगाई रहा, कोई परिवर्तन चाह रहा है तो कोई रोजगार चाह रहा है। इंडिया वॉइस के लिए इटावा से वंदना यादव। सबसे अपील है कि सब मतदान करे, सब मतदान करने के लिए अपील है हमारा। चलिए, लोगों को सच क्या झूठ क्या मालूम है। मुझे नहीं लगता मैं किसी पे व्यक्तिगत स्वरूप से बात करूं, क्योंकि मैंने 2 महीने में नहीं किया। तो लोगों को मालूम है कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। पुणेकर जो है ये जो वोटिंग करते समय सोचते हैं कि उम्मीदवार जो है उसके विचार क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो विकास के दृष्टिकोण से क्या सोचता है, और इसका पुणे के भविष्य के लिए इसकी विजन क्या है। तो मुझे लगता है कि इसके ये सब नजर देखते हुए बिल्कुल पुणे की जनता मेरे साथ है। महाराष्ट्र में पिछली बार हमें 41 मिले थे, इस बार ज्यादा मिलेंगे। देश भर में एक मोदी जी की लहर है। क्यों? लोग अपने भविष्य की सोचते, देश की भविष्य की सोचते, अपने बच्चों के भविष्य की सोचते हैं, और उसके लिए लोग मोदी को वोट कर रहे हैं।